सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथोचित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा का विषय वस्तु यह अपने आप में यह एक पूर्ण कक्षा होगी और यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं कुंडली फलादेश कैसे करें, हालांकि यहाँ पे हम लोग दशम भाव को आधार मान लिए हैं, लेकिन यही नियम आप लोग किसी भी भाव का फलादेश करना हो तो आप लोग वह नियम लागू कर सकते हैं। यह कक्षा का 22वां भाग है। हम लोग इस महीने में पूरी की पूरी कक्षा कुंडली का फलादेश कैसे करें उसी पर आधारित हुए। रोज हम लोग कुछ नए नए सूत्र हम लोगों ने पढ़ा। यह कक्षा जो एक महीने जो मई महीने में चली है, यह हमारे जीवन का सबसे अनमोल एवं महत्वपूर्ण कक्षा है। भविष्य में इस प्रकार की कक्षाएं हो या न हो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि इस कक्षा के हमने कोई नोट्स भी नहीं बनाए। तो आइए शुरू करते हैं अभी की आज की विषय वस्तु। कल का जो हम लोगों ने आखिरी सूत्र जो पढ़ा था वह कोई सदस्य यदि बतला सके तो हमें आगे बढ़ने में सहूलियत मिल जाए। कल की कक्षा में सबसे आखिरी सूत्र हमने क्या कहा था? जिस भाव के फलादेश करना है उसके स्वामी को देखें। 2-12 या 12-1 का संबंध हो तो उनकी महादशा में सूर्य देव की अंतर्दशा प्रॉब्लम नहीं देगी। चलिए, अब इसके बाद में आगे है कि यदि कोई ग्रह कुंडली में 5 ग्रह ऐसे होते हैं, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र एवं शनि, ये 5 ग्रह ऐसे होते हैं कि जो 2 भाव के स्वामी होते हैं। जब इनकी दशाएं चलती है तो यह अपने मूल त्रिकोण, यदि मंगल की दशा चले, जैसे उदाहरण स्वरूप अभी सूर्य देव की दशाएं चल रही है, अभी सूर्य देव की दशा चल रही है, इनकी एक ही राशि है, मूल त्रिकोण राशि या स्वराशि इनका यही है। उसके बाद में चंद्रमा की अंतरदशा चलने वाली है। चंद्रमा की अपनी राशि कर्क राशि होती है और मूल त्रिकोण राशि इनका वृषभ राशि है। लेकिन अन्य यह जितने ग्रह हैं, इन सभी ग्रहों की 2-2 राशियां हैं। तो जिस ग्रह की दशा चले, अब यहीं पे देवगुरु बृहस्पति की महादशा चल रही, तो यह फल देंगे। कहाँ का फल ज्यादा देंगे? तो यह पंचम भाव का फल ज्यादा देंगे। पंचम भाव सीखने का है, पंचम भाव बुद्धिमत्ता का है, पंचम भाव उम्र के हिसाब से अलग अलग गतिविधियों का भी है। पंचम भाव से हम प्रेम भी देखते हैं, पंचम भाव से आकस्मिक धन लाभ भी देखते हैं। तो देवगुरु की महादशा जो अभी चल रही है, उम्र के हिसाब से पंचम भाव का यह ज्यादा फल देंगे एवं अष्टम भाव का कम फल देंगे। नियम बना, नियम है, पुस्तक में वर्णित है, गुरुजन भी कहते हैं और हम लोग फलादेश भी करते हैं, तो यह नियम लागू भी होता है और सटीक भी होता है फलादेश, कि यदि किसी ग्रह का 2 राशि है तो अपनी दशाओं में मूल त्रिकोण राशि का, वह मूल त्रिकोण राशि जिस भाव में पड़ता हो उस भाव का फल ज्यादा देते हैं। यह एक सामान्य नियम है। वैसे सामान्य नियमों के बारे में सामान्य नियम यह है कि जिस ग्रह की दशा चल रही हो, अब सूर्य देव की दशा चल रही, अंतरदशा स्वामी थोड़ा अपना ज्यादा फल देते हैं, तो सबसे अधिक फल ग्रह किस राशि का देते हैं?
अपने उच्च राशि का फल ज्यादा देते हैं, चाहे वह वहां बैठे हो या नहीं बैठे हो। अगर अपने उच्च राशि में ही बैठे हुए हैं तो सर्वोत्तम फल दे देते हैं, या अगर उच्च राशि में न भी बैठे हों, अपने उच्च राशि को देख रहे हो तब भी उत्तम फल देते हैं। यदि ग्रह अपने उच्च राशि को न भी देख रहा हो, न भी बैठा हुआ हो, फिर भी ग्रह अपने दशाओं में अपने उच्च राशि का फल देता ही देता है। एवं फिर उसके बाद में यदि उनकी दो राशियां हैं तो, या यदि एक ही राशि चंद्रमा का है और उनकी मूल त्रिकोण राशि दूसरी राशि है 2 नंबर की, तो भले इस राशि में बैठे हो नहीं बैठे हो, देख रहे हो नहीं देख रहे हो, लेकिन मूल त्रिकोण राशि की ज्यादा फल, मूल त्रिकोण राशि का फल देते हैं। फिर उसके बाद में अपने स्वराशि का फल देते हैं, थोड़ा इससे कम। इसके बाद में जिस भाव में बैठे होते हैं वहां का भी फल देते हैं। जिस भाव पर इनकी दृष्टि पड़ती है वहां भी फल देते हैं। अब एक ग्रह कितने जगह फल दे दिए, अपनी दशाओं में कोई भी ग्रह कितने जगह पर फल दे सकता है, देता है, वह हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा किया। लेकिन अब यहीं अगर कितना फल देंगे तो इसका आकलन कर सकते हैं। यदि उच्च राशि में यह 100% फल दे रहे हैं तो मूल त्रिकोण राशि में 75%, स्वराशि में उससे थोड़ा कम 50% या 60% कह लीजिए, यहाँ 40% कह लीजिए, दृष्टि पर 25-30% के फल देते हैं। अब इसके बाद में हम सबों को जिस भाव का विचार करना हो उस भाव के स्वामी से अति शत्रु ग्रह कुंडली में कौन बनते हैं उसे भी देखना चाहिए। यदि भाव के स्वामी से अति शत्रु ग्रह जो बनते हैं उनकी अंतरदशा में या उनकी दशाओं में उस भाव का फल खराब हो ही जाता है। अब यहाँ पर देखा जाए कि इनके अति शत्रु ग्रह कौन हो गए। अब भाव, दशम भाव का विचार किया जाना है। शुक्रदेव दशम भाव के स्वामी हो गए तो कौन से ग्रह अति शत्रु हो गए। शुक्र किसको अति शत्रु मानेगा, तो शुक्र से अगले यहां तक इन 3 भाव में या पिछले इन 3 भाव में जितने भी ग्रह हैं वे सभी तत्कालिक मित्र हो ही जाते हैं। तो जो ग्रह तत्कालिक मित्र हो जाता है वह अति मित्र होता है, मित्र होता है या सम होता है। अगर अब साथ में बैठा होता कोई ग्रह तो वह शत्रु हो सकता था। तो शुक्रदेव शत्रु किसको मानते हैं, सूर्य एवं चंद्रमा को। तो यदि शुक्र के साथ में सूर्य या चंद्रमा होता तो ये अति शत्रु दोनों हो जाते। तो सूर्य चंद्रमा तो अति शत्रु है नहीं, तत्कालिक मित्रता में आ गए, तो ये नहीं से। अब यहाँ पर ये देव गुरु बृहस्पति शनि केतु एवं मंगल बचे 4 ग्रह। तो इन चारों ग्रहों में अति शत्रु कौन हुआ, शुक्र मंगल को सम मानता है और यहाँ तत्कालिक शत्रुता है। तो यह शत्रु ही सिर्फ हुए, अति शत्रु नहीं हुए। केतु देव जो हैं, केतु देव शुक्र के मित्र हैं। शुक्र केतु देव को क्या मानता है, शुक्र केतु देव को सम मानता है। शुक्र केतु देव को सम मानते हैं तो यहाँ पर शत्रुता हो गया। तो यह सिर्फ शत्रु हुए, अति शत्रु नहीं। एवं केतु देव शुक्र को मित्र मानते हैं तो केतु के लिए सम वाली स्थिति होगी, तो यह भी उतना नुकसानदायक नहीं। यहाँ पे शुक्र एवं शनि आपस में नैसर्गिक मित्र भी हैं और तत्कालिक शत्रुता हुआ तो यह सम वाली स्थिति हो गई, अति शत्रु नहीं हुए। शुक्र एवं गुरु में कैसी स्थिति है, शुक्रदेव देव गुरु बृहस्पति को सम मानते हैं एवं यहाँ तत्कालिक शत्रुता है।
तो शत्रु हो गए। यानी कि अन्य किसी भी ग्रह की दशा में नुकसानदायक स्थिति होने की संभावनाएं नहीं है, परंतु मंगल की दशा एवं देवगुरु बृहस्पति की दशा में दशम भाव के फलों में कुछ हानि होने की संभावनाएं बनती है। अब यहाँ पर तो दो बातें आ गई कि मंगल एवं देवगुरु बृहस्पति दोनों ही ग्रहों की दशाओं में कुछ, क्योंकि ये शत्रु हो गए, अति शत्रु में ज्यादा फल खराब होगा एवं शत्रु में थोड़े खराब होंगे। लेकिन खराब तो होंगे ना, खराब होंगे या नहीं होंगे? जी होंगे गुरु जी। खराब होंगे। तो अब यहाँ पर देखा जाए कि मंगल देव जो हैं वह कुंडली के योगकारक ग्रह हैं, तो योगकारक ग्रह के पास में मजबूरी हो जाती है कि वह बुरा फल देख ही नहीं सकता। इसके लिए जगन्नाथ भसीन साहब के पुस्तक में यह वर्णित है, स्पष्ट रूप से वर्णित है कि यदि कोई ग्रह योगकारक हो जाता है तो और वह किसी शत्रु ग्रह को भी देखता है तो वह शत्रुता नहीं निभाता, सुफल ही देने का प्रयास करता है। यह भसीन साहब की पुस्तक में लिखा गया है, एवं उस पुस्तक के आलोक में हम लोग फलादेश भी करते हैं तो फलादेश अच्छा ही होता है। इसलिए मंगल देव की दशाएं तो नुकसानदायक नहीं होगी, देवगुरु बृहस्पति की दशाएं दशम भाव के लिए अच्छा नहीं होगा। और हम लोगों ने इसी कुंडली पर पूर्व की कक्षाओं में कई दृष्टिकोण से देखे थे, तो देवगुरु बृहस्पति ही नुकसानदायक स्थिति में बने थे या नहीं बने थे? इस कुंडली में बने थे गुरु जी। बने थे। तो इस जातक के लिए जीवन भर सावधानी क्या बरतनी है? जीवन भर अपने गुरुजनों को सदैव आदर की दृष्टि से देखता रहे एवं आदर भाव से, सेवा भाव से उनसे विनती करे तो बहुत ही अच्छी बात है। देवगुरु बृहस्पति खराब फल नहीं देंगे। एवं देवगुरु बृहस्पति यहाँ मंदिर भाव में, धर्म भाव में बैठे हुए हैं। यदि जातक मंदिर में जाना अलग बात है, यदि जातक अपने दिनचर्या में प्रतिदिन पूजा पाठ करना चाहे 2 ही मिनट हो, अगर व्यक्ति करता है तो देवगुरु बृहस्पति धर्म भाव में बैठे हुए हैं, अच्छा हो। यह धर्म में सात्विकता होती है, अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, अपने वार्तालाप में यदि व्यक्ति सात्विकता बरत रहा है तो नवम भाव से ज्ञान मिलता है। देवगुरु बृहस्पति यहाँ बैठे हुए हैं, एक तो सात्विक ग्रह है, मतलब कि आध्यात्मिक होगा, अच्छे होगा, ठीक होगा। अगर इसका अनुपालन करता है व्यक्ति तो कुछ कम नुकसान होगा। अब इसके बाद में चलते हैं हम लोग अगले सूत्र पर। अगला सूत्र पुस्तक में, फल दीपिका पुस्तक में यह बतलाया जाता है, यह सभी पुस्तकों में एक ही बातें तो हैं, किसी भी पुस्तक का नाम लीजिए, सभी पुस्तक में बातें एक ही होती है, शब्द अलग अलग हो जाते हैं लेकिन भाव एक ही होता है। श्लोक अलग अलग हो जाएंगे, ढेर सारे असंख्य शब्द हैं। परिवाची शब्दों का इस्तेमाल करके जिस विद्वान, जिस लेखक को, जिस ऋषि मुनि को जो शब्द ध्यान में आया उस शब्दों को आलोक में रखते हुए अब उन्होंने अपने श्लोक बना लिए, लेकिन भाव तो एक ही। भाव यह है, उस सभी पुस्तकों के सूत्रों का भाव एक ही होता है। तो सूत्र यह है कि भाव मध्य या लग्न का मान दोनों में से किसी एक को आधार लिया जाए। भाव मध्य क्या है? तो जब हम कुंडली बनाते हैं तो भाव साधन करते हैं। हम पहले जब कुंडली बनाया करते थे 2013 से पूर्व, तो हम 2 भाव साधन करते थे, अधिक तो नहीं करते थे। हम अपनी बड़ाई नहीं करते कि हम इतने ही काम में करते थे, नहीं, जो हमारा सत्य बात है, जितना हम काम करते थे उतना ही मैं बोल रहा हूँ। हम लग्न का साधन करते थे एवं दशम भाव का साधन हम अवश्य करते थे। तो अधिकांशतः बार ऐसा देखने में मिलता था कि लग्न का जो अंशात्मक मान है
उसी अंशात्मक मान के अगल बगल में दशम भाव का भाव मध्य आता था। कभी 2, 3, 4 डिग्री अंतर भी हो जाया करते थे, तो वह भाव साधन से मिलता है। आजकल जब हम लोग सॉफ्टवेयर से कुंडलियां जनरेट करते हैं तो भाव मध्य वहां पर दिया गया होता है, भाव आरंभ भी दिया गया होता है। आजकल हम लोगों को गणित नहीं करने पड़ते। तो भाव मध्य का जो अंशात्मक मान होता है, हर लग्न हर भाव का अलग अलग भाव मध्य हो जाता है, जो लग्न के अंशात्मक मान के करीब होता है। भाव हमें फल देने वाला होता है और लग्न फल लेने वाला होता है। हमारे गुरुजनों का कहना है कि दोनों में से किसी एक को आधार मान लिया जाए, तो हम अपने फलादेश में लग्न के मान को ही आधार मानते हैं। तो जो ग्रह भाव मध्य या लग्न के अंशात्मक मान के जितना नजदीक जिस ग्रह का अंश होता है, वह ग्रह उतने ही अधिक उतने ही अधिक फल प्रदाता हो जाते हैं। और जो ग्रह भाव मध्य से जितनी अधिक दूरी पर या लग्न के मान से जितनी ही अधिक दूरी पर होते हैं, उतना ही वह ग्रह कम फल देता है या न के बराबर देता है। यदि भाव मध्य से अगर यहीं पे भाव मध्य मान लीजिए लग्न का ही भाव मध्य, तो लग्न का भाव मध्य वह होगा जो लग्न का अंशात्मक मान है। तो इसमें हम लोग 15 जोड़ देंगे। अब 6 21 है तो 15 अंश जोड़ देंगे, यानी कि 15 6 21। 21 अंश के आसपास में जो ग्रह होंगे वह बहुत ही कम फल देंगे। अब इस उदाहरण कुंडली में कौन कौन से ग्रह लग्न मध्य के लग्न से 15 डिग्री दूर पर है, तो 15 अंश जब हम लोग जोड़ देते हैं तो उसे लग्न संधि कह सकते हैं, या भाव के मध्य में जोड़ेंगे तो भाव संधि कहें। भाव संधि या लग्न संधि पर अवस्थित ग्रह न के बराबर फल देते हैं। तो इस उदाहरण कुंडली में शनि एवं सूर्य देव ऐसे बने कि उतने अच्छे फल देने वाले नहीं हुए। तो ऐसे ग्रहों के बल को बढ़ाने चाहिए। तो बल बढ़ाने के लिए कायदे कुछ ऐसे होने चाहिए, पूजा पाठ भी होने चाहिए, मंत्रों का जप वगैरह भी होना चाहिए, एवं कर्तव्यशीलता में कुछ हम कार्य ऐसे करें जो हमें उन ग्रहों को मजबूत करे। तो इसके लिए शनि के उत्तम फल के प्राप्ति हेतु, शनि क्या है? शनि सेवा भाव है। जो व्यक्ति हमसे किसी भी कार्य के लिए उपेक्षा रखता है, वह कार्य के लिए हम न कहें। यदि हमसे हो सकता है और हमारे पास में समय है तो हम उसके बातों को माने और करें। यदि वह हमसे संबंध रखता है, यानी कि हमारा मित्र है, हम पर आश्रित है, हमसे वह उपेक्षा रखता है, अपेक्षा रखता है कि मेरा काम कर, तो काम करने चाहिए, सहयोग करना चाहिए। एवं अपने दिनचर्या, यदि आपके या हमारे दिनचर्या एकदम सही रहते हैं, एक निश्चित समय से हम अपना सभी काम करते हैं, तो वैसे भी शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं या प्रसन्न। सूर्यदेव कब अच्छे फल देते हैं? हालांकि मंत्रों का जप, अनुष्ठान, पूजा वगैरह यह तो बहुत अच्छी बात है, करना ही चाहिए। सूर्यदेव को प्रतिदिन जल देने से भी प्रसन्न होते हैं। सबसे बड़ी आचरणशीलता सूर्यदेव का है, जो हम उपाय कैसे करें कि सूर्यदेव हमें फल दें। तो जिस व्यक्ति के कुंडली में सूर्यदेव अच्छे फल देने वाली स्थिति में नहीं है, यहाँ भाव संधि पर है, तो सतर्कता बरते एवं सहयोग करें। यानी कि हम अपने कार्यों के द्वारा, हम अपने वार्तालाप के द्वारा, हम अपने व्यवहार के द्वारा सूर्यदेव के कारकत्वों का हानि नहीं करें, सूर्यदेव के कारकत्वों में वृद्धि करें। कहने का मतलब यह हुआ, सूर्यदेव का कारकत्व क्या है? पद प्रतिष्ठा है ना, मुख्य रूप से जी गुरु जी। यश मान सम्मान है।
तो हम अपने कर्तव्यों के द्वारा कोई ऐसा काम धंधे न करें कि किसी दूसरे का मान मर्यादा प्रतिष्ठा हनन हो। यदि हम इस पर सावधानी बरतते हैं तो हमारे सूर्यदेव भी अच्छे फल देने लगते हैं या देते हैं। यानी कि जो ग्रह कमजोर फल दे रहा हो तो हम उसके कारकत्वों का नुकसान न करें, यही सबसे बड़ा उपाय है। और यथासंभव अपने समयानुसार उनकी पूजा आराधना भी करें बलवर्धन हेतु। हम सभी गृहस्थ जीवन में हैं, हम लोगों के पास में प्रतिदिन पूरे समय नहीं है कि हम लोग पूजा पाठ करते रहें। हम भी गृहस्थ जीवन में हैं। हमने अपने जीवन में बहुत बार ऐसे हैं कि हमारी दोपहर तक वैसे भूखे रह गए। खेती की काम धंधा है, कभी कभी बगैर स्नान किए खा लिए, तो क्यों गृहस्थी है, चल रहा है। अगर हम कहेंगे कि पूजा पाठ करेंगे 1 घंटा फिर खाना खाएंगे, तो भाई खेतों में गए, देखे अपना क्या काम हो रहा है नहीं हो रहा, उधर से दोपहर तक आए, फिर स्नान करेंगे, फिर पूजा करेंगे 1-2 घंटे और सही। अगर दो तो क्या होगा। तो एक वैसे गांव देहात में कहा जाता है, हमारे गांव में कहता है खराई मार दिया, यानी कि भूखी बंद, गैस बनना शुरू, बीमार हो गए। तो कभी कभी गृहस्थ जीवन में उस प्रकार से होते हैं। तो जब फुर्सत हो पहले पूजा के लिए समय निकालना चाहिए। यदि ना निकल पाए तो फिर क्या किया जाए, क्योंकि हम लोग साधु सन्यासी तो है नहीं कि सबसे पहला काम पूजा है। हम लोग गृहस्थ जीवन में है, सबसे पहला काम हम लोगों का है कि गृहस्थी चलाने के लिए जो अत्यावश्यक काम है पहले उसे किया जाए। प्राथमिकता हम लोगों को पूजा करने के लिए देना चाहिए या कर्तव्यशीलता को देना चाहिए? कर्तव्यशीलता। कर्तव्यशीलता को देना चाहिए। तो यह हो गया। और शेष जितने ग्रह हैं इसमें सबसे अच्छे फल प्रदाता कौन हो गए? तो लग्न का अंशात्मक मान 6 डिग्री है, मंगल का 2 डिग्री के आसपास में है, देवगुरु बृहस्पति का 7:46 है। अब देखिए 6 लग्न का अंशात्मक मान है, देवगुरु बृहस्पति का 7:46, सबसे अधिक फल शुभ फलदाता हो गए कि सबसे अधिक फलदाता हो गए कि नहीं हो गए? ये हो गए गुरुदेव। मंगल देव भी अच्छे फलदाता हो गए, बुध देव भी यहाँ पर 6-8 अंशों के ही तो दूरी पर है, ठीक है। शुक्रदेव 8:34 है, शुक्रदेव भी अच्छे फलदाता हो गए, यानी कि संचार भी ठीक, दशम भाव भी ठीक। तो इस प्रकार से हम जिस भाव से संबंधित प्रश्न हो, जिस भाव से संबंधित प्रश्न हो, 3 विषय वस्तुओं का हम लोगों को अवश्य देखना चाहिए। वह कौन सा देखना चाहिए कि भाव में शुभ ग्रह बैठा हुआ है, पाप ग्रह बैठा हुआ है, भाव पर के शुभ दृष्टि है, पाप दृष्टि है। इसका अवलोकन करने के बाद में एक तो भाव का अवलोकन किया जाए, दूसरा भावेश का भी अवलोकन किया जाए, भाव के स्वामी की स्थिति कैसी है, अच्छे हैं बुरे हैं क्या है, एवं प्रश्न से संबंधित जो कारक ग्रह बनते हैं, प्रश्न से संबंधित जो कारक ग्रह बनते हैं उनकी स्थितियों को भी देखना चाहिए। कम से कम इन 3 चीजों को देखना आवश्यक होता है, और तीनों के मिला जुला जो मिश्रित जो निष्कर्ष निकलते हैं उसी के आधार पर हम सबों को फलादेश करना चाहिए। सामान्यतः यह नियम है कि जिस भाव में शुभाग्रह बैठे हुए होते हैं उस भाव के शुभ फल होते हैं, परंतु कुछ भाव ऐसे भी होते हैं कि उस भाव में शुभाग्रह अच्छे फल नहीं देते, पापग्रह अच्छे फल देते। वह कौन कौन सा भाव है? 3 से 11। हाँ, यदि कुंडली के 6ठे 8वें 12वें भाव में, 6ठे 8वें 12वें भाव में किसी भी शुभ भाव के स्वामी बैठ जाते हैं या नैसर्गिक शुभाग्रह बैठ जाते हैं तो इस भाव के बुरे फलों को कम करते हैं।
और जिस भाव के वो स्वामी होते हैं वहां के शुभ फलों में कमी आ जाती है। अब यह नियम क्यों है? एक ही सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा है कि जिस भाव के स्वामी छठे, आठवें, 12वें में बैठ जाते हैं फल नुकसान हो जाता है, खराब हो जाता है। तो अब यहाँ पर जो शुभ भाव के स्वामी बैठेंगे यहाँ, यहाँ या यहाँ, तो इन तीनों भावों से अशुभ स्थितियों के बारे में भी विचार किया जाता है। तो अब यहाँ के जो अशुभता को वह कम करेंगे तो कुछ शुभ शक्तियां तो उनके पास में छीन होगी कि नहीं होगी? जी गुरुदेव। अगर मान लिया जाए कि आप यहाँ के स्वामी होने से आपके पास में 10,000 रुपये हो गए और यह कर्ज भाव है, यहाँ 5,000 रुपया कर्ज है, तो आप यहाँ बैठ गए तो सबसे पहले आप में शुभता है, शुभाग्रह है, तो यह आएंगे तो कहेंगे चलो कोई बात नहीं, जब चिंता मत करो, हम आ गए हैं, मेकअप कर देते हैं। तो पैसा तो 10,000 रुपया है, तब 5,000 रुपया इन्होंने दे दिया, तो यहाँ के तो अशुभ खत्म कर दिए। लेकिन इनके शक्तियों में से जो 10,000 की शक्तियां वो तो 5,000 निकल गया था, फिर कम हो गया कि नहीं हो गया? तो इस भाव के लिए शुभ फल कम मिलेगा कि अधिक मिलेगा? कम मिलेगा। कम मिलेगा। क्यों कम मिलता है? इस पर जिस भाव का विचार करना हो उसको लग्न बनाकर फलादेश करना चाहिए। इसका सातवें भाव का स्वामी अगर जो बैठ जाएंगे इसमें छठे भाव क्या क्या सातवें भाव का स्वामी अगर जो छठे में बैठ जाएंगे सातवें भाव का स्वामी यदि छठे में बढ़ जाएंगे तो कि मेरे अभी अभी सातवें भाव में कुंभ कुंभ राशि है। आपका आवाज स्पष्ट नहीं है। सातवें भाव में गुरु जी का कुंभ राशि शनि है, सातवें भाव के स्वामी। अच्छा, अरविंद जी या प्रफुल्ल जी, इनकी बात को आप लोग समझ पा रहे हैं तो कृपया आप लोग दोहरा दें, हम नहीं सुन पा रहे। आवाज ठीक नहीं, नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इसलिए रहने दिया है, बाद में प्रश्न कर लीजिएगा। तो हम लोगों को जिस भाव का फलादेश करना चाहिए उसे लग्न बना लेना चाहिए, ऐसा हम लोगों ने कल परसों की भी कक्षा में पढ़ा था। इसको रिश्तों के लिए भी देखना चाहिए। पतोह का यदि विचार करना है कि पतोह हमारी कैसी मिलेगी, पिता अपने कुंडली से भी अपने पतोह के बारे में जान सकते हैं कि किस पतोह का प्रथम पुत्र, प्रथम संतान जो पुत्र है उसके बहू का, या दूसरा जो संतान अगर पुत्र है तो उसके बहू का, या यदि दूसरा संतान बच्ची है तो हमारा दामाद कैसा होगा। तो इन रिश्तों का भी विचार किया जा सकता है कि यदि पुत्र भाव पंचम हुआ तो पतोहु भाव यह हो गया। यदि दूसरी बच्ची है तो उससे सातवां उसका पति हो गया, यानी कि दूसरी बच्ची है। तो आपको यदि कक्षा में जितने व्यक्ति उपस्थित हैं तो आप लोग देखें मिलाकर कि अगर दूसरा लड़का है तो उसकी बहू जो होगी वह आपके गुण धर्मों के अनुसार होगी, यानी कि आपका लग्न ही हो गया वो, तो आपके स्वभाव से काफी मिलते जुलते उसके स्वभाव होंगे। या दूसरा संतान अगर लड़की है तो आपके जो दामाद होंगे उनका अधिकांशतः गुण धर्म आपके ही जैसा होगा। ऐसा देखने को मिल सकता है क्योंकि यह नियम है। प्रथम संतान पांचवा, दूसरा संतान सातवां, तो उन संतान के रिश्तों को भी इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। तीसरे भाव में मंगल देव, चौथे भाव में चंद्रमा, पांचवें भाव में देवगुरु बृहस्पति,
7वें में शुक्र, 8वें में शनि, 9वें में सूरज खास करके अच्छे फल नहीं देते। यह फल दीपिका पुस्तक में वैसे बतलाया गया है। फल दीपिका पुस्तक में किस भाव में कौन कौन से ग्रह के बारे में बतलाया गया है, हम यहाँ पर भाव पर ही लिख देते हैं। फल दीपिका पुस्तक में 3रे भाव में मंगल देव, 4थे भाव में चंद्रमा, 5वें भाव में देव गुरु बृहस्पति, 7वें भाव में शुक्र, 8वें भाव में शनि, 9वें भाव में सूर्य देव उतने अच्छे फल नहीं देते। लेकिन यह अच्छे फल भी देते हैं कब? जब किसी ग्रह से युक्त हो जाए, जैसे कि मंगल के साथ में 3रे भाव में कोई और ग्रह युक्त हो जाए, या कोई ग्रह पूर्ण दृष्टि से देख ले, तो यह फलदायी हो जाते हैं। क्योंकि चाहे राहु केतु भी हो, नहीं, जो भावेश हो सकते हो। कहने का मतलब यह है कि युति एवं दृष्टि में अंतर क्या है। युति का प्रभाव अलग है। अब यहीं पे चंद्रमा एवं मंगल की युति हो जाए तो चंद्रमा शीतल है, मंगल अग्नि है, तो यह प्रत्यक्ष रूप से शीतलता प्रदान इसे करेगा। परंतु अगर चंद्रमा 4थे भाव में है, मंगल को देख रहा है, तो यह ठंडा करने का प्रयास करेगा, ठंडा करने का माहौल बनाने का प्रयास करेगा। परंतु युति है तो ठंडा कर ही देगा। यानी कि युति है तो फल देगा ही। यदि दृष्टि है तो फल मिलने के लिए, देने के लिए वह प्रयासरत रहेगा और माहौल वैसा बनाएगा कि फल उसकी प्राप्ति में सुगमता है। तो यदि 3रे भाव में मंगल देव अकेले हो, 4थे भाव में चंद्रमा अकेले हो, 5वें भाव में देव गुरु बृहस्पति अकेले हो, 6ठे भाव में, भले 7वें भाव में शुक्र देव अकेले हो, शनि देव 8वें भाव में अकेले हो, तो ये उतने अच्छे फल नहीं देते। सूर्य देव 9वें भाव में अच्छे फल नहीं देते। परंतु अगर किसी ग्रह से युक्त या दृष्ट है तो अच्छा हो जाता है। सामान्यतः एक और सूत्र है कि लग्नेश जिस भाव में बैठे उस भाव को बलवान बना देता है। लग्नेश जिस भाव में रहता है उस भाव के फलों में काफी वृद्धि करता है। अब यहाँ पर लग्नेश 2रे भाव में है। 2रा भाव किस किस चीजों का है? तो अकॉर्डिंग टू एज, यदि विद्यार्थी अध्ययनशील है, अध्ययन कर रहा है और लग्नेश 2रे भाव में है, तो विद्या की निपुणता काफी हो जाएगी। इतना निपुण होगा कि कम से कम अपने समाज परिवार में सबसे अच्छा तो अग्रणी तो जरूर रहेगा। वह हो सकता है कि जिला लेवल का अग्रणी विद्यार्थी हो जाए, राज्य लेवल का हो जाए, देश लेवल का हो जाए, विश्व लेवल का हो जाए, वह तो अलग इसकी बात है। लेकिन अगर लग्नेश ही 2रे भाव में हो तो बुद्धिमता, 5म भाव का जो कर्म भूमि हुआ, तो वह अच्छा हो जाता है। लेकिन भाव के स्वामी को बलवान होना आवश्यक है। लग्नेश जिस भाव में हो उस भाव का स्वामी यदि बलवान है तो यह सूत्र लागू होते हैं, नहीं तो नहीं। अब यहाँ पर जो सूत्र बना कि यदि लग्नेश जिस भाव में बैठे होंगे उस भाव के फलों की वृद्धि करेंगे, शुभ वृद्धि करेंगे, तो यह विद्या की निपुणता को बढ़ा दिए यदि विद्यार्थी है तो। यदि व्यक्ति जॉब वगैरह कर रहा है तो यह संचय है, यानी कि व्यक्ति के मन में कंजूसी की भावना हो जाना, पैसे इकट्ठे करने की भावना हो जाना, यह देंगे। लेकिन कब? जिस भाव में यह बैठ गए उसके स्वामी। तो यहाँ पर बुधदेव देखे, बुधदेव की स्थिति कैसी है? नवमांश में भी अपने मित्र राशि में है एवं D10 में भी अपने मित्र ही राशि में है। मतलब 2 कुंडलियों में तो यह मित्र बुध शनि देव की राशि में। बुधदेव का अंशात्मक मान 14 है, यह 2रे दृश्यकान में हो गए। तो 2रा दृश्यकान कौन सा भाव हो जाएगा? 5वीं राशि। तो बुधदेव 7 नंबर की राशि में बैठे हुए, दृश्यकान में भी शनि की राशि, 3 कुंडलियों में तो वहीं कुंभ राशि में ही हो गए। तो यहाँ पर बुधदेव काफी मजबूत हो गए कि नहीं हो गए? जी, अति बलशाली।
तो विद्या की निपुणता एवं अकॉर्डिंग टू एज यदि व्यक्ति काम धंधा कर रहा है तो क्या होगा, जॉब या नौकरी छोटी ही हो लेकिन वह पैसे काफी बचत करने का प्रयास करेगा, फिजूल खर्ची नहीं करेगा। यह दूसरा भाव वाणी का भी है, तो वाणी काफी प्रभावशाली बना लेगा क्योंकि अच्छे फल की वृद्धि होगी। यहाँ तक की बात है। ग्रहों का संबंध कितने प्रकार के होते हैं? ग्रहों का संबंध 5 प्रकार का होता है। एक स्थान परिवर्तन, क्या इस कुंडली में कोई स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, सूत्र लागू हो रहे? मंगल गुरु, मंगल गुरु एक तो यहाँ पर मिला, यहाँ पर मंगल और यहाँ पर गुरु, स्थान परिवर्तन हो गया। पंचमेश नवम भाव में, नवमेश पंचम भाव में स्थान परिवर्तन हो गया। ग्रहों की युति एक ही भाव में हो तो यह युति संबंध कहा जाता है। तो यहाँ पर 2 ग्रहों की युति बन रही है, यहाँ पर तीसरे भाव में भी एवं नवम भाव में भी, यह भी एक प्रकार का संबंध। ग्रहों का परस्पर दृष्टि, यह भी एक प्रकार का संबंध है। तो यहाँ देव गुरु बृहस्पति चंद्रमा को देख रहे हैं, चंद्रमा गुरु देव को देख रहे हैं, यह भी संबंध हो। यहाँ तक है बुध देव भी देव गुरु बृहस्पति को देख रहे हैं, गुरुदेव भी बुध को देख रहे हैं, यहाँ तो सब कुछ हो। परस्पर दृष्टि दूसरा यह हो गया। तीसरा हाँ, स्थान परिवर्तन पर चर्चा हो गया, ग्रहों की युति पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया, परस्पर दृष्टि पर चर्चा कर लिया, यानी कि 3 प्रकार के संबंधों पर हम लोगों ने चर्चा किया। 1 2 3 हो गया। चौथा जो है कि एक दूसरे से त्रिकोण में हो, यानी कि नवम पंचम हो। यदि कोई ग्रह नवम पंचम होता है तो वह भी एक संबंध हो जाता है, या जो ग्रह एक दूसरे से केंद्र में हो। अब यहाँ नवम पंचम कौन है, तो शुक्र एवं मंगल नवम पंचम है, यह इनका अपना परस्पर संबंध। जो ग्रह एक दूसरे से केंद्र में हो वह भी संबंधी हो जाते हैं, संबंध यह भी है। तो यहाँ पर मंगल एवं सूर्य का आपस में केंद्र भाव का संबंध है, तो यह हो। एवं नवम पंचम का संबंध गुरुदेव से भी मंगल का है, शनि से भी है एवं शुक्र से भी है। और गुरु का संबंध युति बना शनि से है एवं गुरु शनि की युति का संबंध बुध चंद्रमा से भी है। इसका मतलब यह हुआ कि यह जो कुंडली है अपने आप में सातों के सातों ग्रह एक दूसरे के पूरक बने हैं। पूरक बन गए हैं कि नहीं बन गए हैं? जी गुरु। नहीं तो इस चीज को देखा जाए कि 5 सभी ग्रह एक दूसरे के, मुख्यतः जो 7 ग्रह होते हैं भावेशों के आधार पे सभी ग्रहों का आपस में शुभ संबंध है। यानी तो यहाँ पर देखा जाए कि इस उदाहरण कुंडली में बुध चंद्रमा आपस में संबंध, गुरु शनि का आपस में संबंध, मंगल सूर्य का आपस में केंद्र का संबंध, मंगल शुक्र का नवम पंचम का संबंध, मंगल गुरु का नवम पंचम का संबंध, शनि मंगल का नवम पंचम का संबंध, गुरु शनि बुध चंद्रमा का आपस में केंद्र का संबंध। सभी ग्रह एक दूसरे से चेन की भांति जुड़ गए या नहीं जुड़े? जुड़ गए गुरुजी, जुड़ गए गुरुजी। जुड़ गए। ऐसी कुंडली बिरले व्यक्तियों की होती है। तो आशा करते हैं कि आज की कक्षा आप लोगों को बहुत आनंददायक लगा हो। यदि कक्षा में किसी भी सदस्य को अगर कोई बात हो जो नहीं समझ में आया हो, चर्चा कर सकते हैं, आप लोग अपनी बात को रख सकते हैं। गुरुदेव जैसे 6 8 12 के जो स्वामी होते हैं वो अगर नवमेश और पंचमेश के साथ में बैठ जाए उन्हीं भावों में तो क्या फल देते हैं? क्या खराब है? जैसे 8वें का स्वामी नवम भाव में बैठ जाए नवमेश के साथ में या पंचम में,
तो उसका फल खराब करेगा या क्या खराब करेगा? भी करेंगे और अच्छे भी करेंगे। कोई भी भाव का स्वामी कहीं भी बैठता है तो कुछ खराब नहीं करता और कुछ अच्छा नहीं करता। अब प्रश्न जिस प्रकार का हो उस प्रकार के प्रश्न को आधार मानकर फलादेश किए जाते हैं। यदि बात बीमारी का हो तो ठीक ठाक नहीं है, बात भाग्य की मजबूती का है तो ठीक ठाक नहीं है क्योंकि अष्टमेश है। लेकिन बात यदि प्रश्न नई सोच का हो, प्रश्न कॉलेज के लाइफ के उच्चतम शिक्षा की हो तो सुफल हो गया, क्योंकि यह आकस्मिक सोच का भाव है, पीएचडी का भाव है और उस भाव का स्वामी भाग्य भाव में बैठ गया यानी कि गुरु भाव में बैठ गया तो आकस्मिक सोच तो काफी बढ़ जाएगा ना। जी गुरुदेव जी, बहुत अच्छा। और जहां भाग्य साथ देने की बात है तो यदि अष्टम भाव का स्वामी वहां पर बैठ गया तो उतना तो भाग्य साथ नहीं देगा ना। जी बहुत सी बातें होती, प्रश्न के आलोक में शुभ एवं अशुभ फल के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं।